हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है 500 क्वेश्चन की। ठीक है, 500 क्वेश्चन हम इस सीरीज में करेंगे। 100 क्वेश्चन अपने हो गए थे। क्लास पसंद आती है, अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भी। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी जो है जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है। और इस क्लास में हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता, काव्य शास्त्र, ठीक है, इन सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 101 से क्वेश्चन स्टार्ट है। मैथिली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो मैथिली है ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है भाई? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? तो मैथिली जो है ये परंपरागत हिंदी भाषा परिवार के वर्गीकरण में बिहारी उपभाषा समूह के अंतर्गत आती है। अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है। और जो मैथिली भाषा है, ठीक है, इसका साहित्यिक विकास बहुत ज्यादा समृद्ध है। आप सभी को पता है, काफी महत्वपूर्ण जो कवि है, लेखक है, उन्होंने मैथिली भाषा में रचनाएं लिखी है। सबसे ज्यादा जो विद्यापति जी हैं इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि जो विद्यापति जी है इनकी रचनाएं काफी प्रसिद्ध है मैथिली भाषा में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। की है भाई, मैथिली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो बिहारी के अंतर्गत आती है। हिंदी की मानक भाषा किस बोली पर आधारित है? जो हिंदी है इसकी मानक भाषा किस बोली पर आधारित है? ब्रज पर, अवधी पर, खड़ी बोली पर या मैथिली पर? तो भाई खड़ी बोली पर आधारित है। आधुनिक हिंदी की मानक भाषा का आधार खड़ी बोली ही है, आपको ध्यान रखना है। और प्रशासन, शिक्षा, पत्रकारिता और आधुनिक साहित्य में जिस हिंदी का प्रयोग होता है, ठीक है, वो क्या है? वो खड़ी बोली ही है भी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भारतेंदु युग में खड़ी बोली को क्या है? जो खड़ी बोली है उसको साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक मंच मिला था। कब? भारतेंदु युग में। और द्विवेदी युग में, क्या भी? द्विवेदी युग में इसका यानी खड़ी बोली का मानकीकरण अधिक व्यवस्थित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज और अवधि, ठीक है, ये ऐतिहासिक काव्य भाषाएं हैं। इसमें जो भक्ति काल है, इस जो भक्ति काल है इसमें ब्रज और अवधि भाषा में साहित्य रचा गया था भाई। और जो मैथिली है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क ख ग किस वर्ग के व्यंजन है? तो किसके है? च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के या क वर्ग के? तो क ख घ घ ये क वर्ग के व्यंजन है भाई। और जिस बच्चे ने भी अगर उच्चारण वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप उच्चारण वाली क्लास भी जरूर से जरूर देखें। शॉर्ट वीडियो में मैंने काफी अच्छी प्रकार से आपको जो व्यंजन का वर्गीकरण है उच्चारण के स्थान पर वो मैंने आपको करवा रखा है भाई। तो क्या कर लेते हैं, कुल कितने स्वर होते हैं? तो कुल कितने स्वर होते हैं? कुल पूछा, कुल 10, 11, 12 या 13? तो कुल 13 स्वर होते हैं। अगर पूछा जाए स्वर हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11। तो पूछा गया कुल कितने होते हैं तो 13 होते हैं भाई। कुल 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ठीक है, ओ, और अह और अह, ठीक है, ये होते हैं कुल 13 स्वर। इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या स्वर की कितनी है? 13 होती है। ठीक, ए आ ई क्या है? जो ए आ ई है ये क्या है? व्यंजन है, स्वर है, संधि है, समास है। तो भाई ए आ ई ये स्वर के अंतर्गत आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वर व्यंजन कहते किसको है? जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप में किया जाता है उसको स्वर कहते हैं भाई। ठीक है, और स्वरों से ही
शब्दों में ध्वनि प्रवाह बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो स्वर है इनसे ही शब्दों में क्या है, ध्वनि प्रभाव बनता है। ठीक है। और व्यंजनों का जो उच्चारण है ये स्वरों के सहारे ही होता है। जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों का सहारा लेना पड़ता है वर्ण के उच्चारण में। ये आपको ध्यान रखना है भाई। पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता? जो पद परिचय इसमें क्या नहीं बताया जाता? शब्द भेद, लिंग, कारक या रस। तो भाई जो पद परिचय है इसमें रस नहीं बताया जाता, शब्द भेद ही बताया जाता, लिंग भी बताया जाता, कारक भी बताया जाता है, लेकिन जो रस है ये पद परिचय में नहीं बताया जाता। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, रूपक है, यमक है या अनुप्रास है? तो चरण कमल में रूपक अलंकार रहेगा। बी आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। ठीक है। तो भाई चरणों को भाई क्या है, कमल के रूप में ही स्थापित किया गया। जो चरण है इनको कमल के ही रूप में स्थापित किया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार रहेगा। ठीक है। अगर भाई चरण कमल जैसे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती, उपमा अलंकार होता। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां अलंकार होता है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक, सलेस, अनुप्रास या उपमा। ठीक है भाई। तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जैसे चंचल चितवत, चंचल चितवन चुरा ले। ठीक है। इसमें च वर्ण की पुनरावृत्ति है। ठीक है। अभी ये जो यमक होता है उसमें एक ही शब्द का क्या होता है, दोहराव होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी। ठीक है। जो श्लेष अलंकार होता है, श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उपमा में तुलना होती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भी। अगला क्वेश्चन है, गंगा में घर यहाँ कौन सी शक्ति है? ये कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इसमें अपदा है, लक्षणा है, व्यंजना है या रस है? तो गंगा में घर, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति रहेगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। गंगा में घर है में गंगा का सीधा अर्थ नहीं है, लेकिन नदी के भीतर घर होना संभव नहीं, इसलिए यहाँ गंगा शय से गंगा के किनारे लिया जाता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? जब शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो जाए और उसके स्थान पर संबंधित या निकट अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, बहादुर होना, भाग जाना, हार जाना या जीत जाना? तो भाई 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। ठीक है। फरार हो जाना। तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो क्या है ये? मुहावरा है, लोकोक्ति है, कहावत है या विशेषण है? तो ये भाई क्या है? ये कहावत है। क्या है? ये कहावत है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। और लोकोक्ति जो है इसको ही कहावत कह देते हैं। इन्होंने ऑप्शन क्या है यहाँ पर भी, ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही रहेंगे। ये लोकोक्ति और कहावत दोनों ही है भी। ठीक है। आगे, संघ की राजभाषा हिंदी घोषित है। तो संघ की राजभाषा हिंदी घोषित है कहाँ पर? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 370। तो संघ की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 343 के अंदर क्या है? घोषित है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी, ठीक है, और लिपि के रूप में देवनागरी, ठीक है, इनको स्वीकार किया गया 343 के अंतर्गत में। 351 में क्या है? 351 में विकास प्रसार हेतु निर्देश दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। किससे? मौलिक अधिकारों से जुड़ा है भाई अनुच्छेद 19। ठीक है। अनुच्छेद 370 में
विशेष प्रावधानों से संबंधित रहा है। ठीक है, विशेष प्रावधान है भाई 370 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजभाषा के लिए देवनागरी लिपि निर्धारित है, तो क्या निर्धारित है? संविधान के भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 17 में, अनुसूची 8 में। तो राजभाषा के लिए देवनागरी लिपि निर्धारित है भाग 17 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो भाग 17 है, इसी में भाई संघ की राजभाषा लिपि, ठीक है, संघ की राजभाषा लिपि, राजकीय कार्यों में भाषा प्रयोग आदि का विस्तृत उल्लेख है भी, ये आपको ध्यान रखना है। और उन अनुसूची 8 में भाषाओं की सूची है। क्या है? भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं की सूची है इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में नीति निर्देश तत्वों का भाग है ये। जो भाग 4 है, ये नीति निर्देश इसमें दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य क्या है? जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, इसका उद्देश्य क्या है? सौंदर्य, मनोरंजन, व्यवहारिक उपयोग या कल्पना। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य व्यवहारिक उपयोग। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी होती क्या है? ऐसी हिंदी जो कार्यालय, प्रशासन, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, मीडिया, शिक्षा आदि क्षेत्रों में स्पष्ट और उपयोगी संप्रेषण, क्या भाई? संप्रेषण कर सके। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, उसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहेंगे। ठीक है, इसका लक्ष्य है सौंदर्य या मनोरंजन। ठीक है, सौंदर्य या मनोरंजन नहीं है, बल्कि क्या है? सूचना देना, ठीक है, निर्देश देना, रिपोर्ट पत्राचार करना और कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है। ठीक है, इसलिए इसकी भाषा, जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, इसकी भाषा क्या होती है? सरल होती है, स्टिक होती है, स्पष्ट होती है, मानक होती है भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और इसमें जो है अनावश्यक अलंकार, अत्यधिक भावुकता या काव्यात्मकता का प्रयोग नहीं होता है प्रयोजन मूलक हिंदी में भाई। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए। तो भावुक, अलंकारिक, स्पष्ट और सरल या काव्यात्मक। जो कार्यालय हिंदी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कामकाज में स्पष्टता और सटीकता लाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए कार्यालय भाषा स्पष्ट, सरल, संक्षिप्त और तथ्य आधारित होनी चाहिए। तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, स्पष्ट और सरल होनी चाहिए कार्यालय हिंदी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईमेल लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? जो ईमेल लेखन, इसमें भाषा कैसी होनी चाहिए? कठिन, अलंकार युक्त, संक्षिप्त और स्पष्ट या काव्यात्मक। तो ईमेल लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो विज्ञापन लेखन का सबसे आवश्यक तत्व क्या है भाई? लंबाई, आकर्षण, आलोचना या विवरण। तो विज्ञापन लेखन का सबसे आवश्यक तत्व है आकर्षण भाई। क्या है? आकर्षण है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेखन का संबंध किससे है? जो रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट लेखन है, इसका संबंध किससे है? कल्पना से है, तथ्य से है, कविता से है या नाटक का है? तो रिपोर्ट लेखन का सीधा संबंध भाई तथ्य से होता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो रिपोर्ट है, ये किसी घटना, कार्य, परिणाम की वास्तविक जानकारी, आंकड़े, समय क्रम, कारण परिणाम और निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं भाई रिपोर्ट में। ध्यान रखना, इसमें ना काव्यात्मक भाषा होती, बल्कि इसमें क्या होता है? निष्पक्षता और प्रामाणिकता आवश्यक होती है। क्या होता है इसमें? निष्पक्षता और प्रामाणिकता आवश्यक होती है भाई रिपोर्ट में। और जो रिपोर्ट है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? लिख लो, क्या पता आपसे पूछा जाए आगे। ठीक है, तो कौन कौन से है? शीर्षक है भाई, परिचय,
ठीक है, विवरण, विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रिपोर्ट लेखन है इसका उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, इसका उद्देश्य निर्णय लेने में सहायता करना और सटीक सूचना देना। इसलिए अगला क्वेश्चन है, कविता शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो कविता है, कविता जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गद्य है, वर्णन है, रचना है या गीत है? तो कविता शब्द का शाब्दिक अर्थ है रचना या काव्य रचना। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और जो कविता है यह क्या है? एक साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इसमें भाव, कल्पना, लय, प्रतीक और सौंदर्य के माध्यम से अनुभव प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, यह केवल गीत नहीं है और न ही गद्य या साधारण वर्णन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जो कविता है इसमें भाषा का चयन विशेष होता है। कभी छंदबद्ध भाषा होती है, कभी मुक्त हो जाती है, पर उद्देश्य भावात्मक प्रभाव और कलात्मक प्रस्तुति होता है। ठीक है, इसलिए कविता का शब्दार्थ रचना कहना अधिक व्यापक और सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या अज्ञे? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रमुख इतिहासकार माना जाता है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल जी है इन्होंने हिंदी साहित्य को काल विभाजन, प्रवृत्तियां और सामाजिक संदर्भों के आधार पर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, इनका जो इतिहास लेखन है केवल कवियों की सूची नहीं है, बल्कि साहित्य को जनजीवन, क्या भाई, साहित्य को जनजीवन और समाज की चेतना से जोड़कर देखने का प्रयास है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, इन्होंने भी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ये भी बड़े आलोचक है, इतिहासकार हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण इन्होंने भी इतिहास ग्रंथ लिखे हैं भी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसका है? तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। अभी हमने ऊपर देखा है, देखते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस आधार पर लिखा था? तो किस आधार पर लिखा था? कवि आधारित, रचना आधारित, रस आधारित या जनजीवन आधारित? तो जनजीवन आधारित भाई। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास जनजीवन आधारित दृष्टि से लिखा था। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है इनका मानना था कि किसी साहित्य समाज की चेतना, संस्कृति, राजनीति, धर्म और जीवन स्थिति से गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए उन्होंने साहित्य को केवल कवियों रचनाओं की सूची की तरह नहीं, बल्कि उस समय के सामाजिक वातावरण और लोकमानस के विकास के संदर्भ में समझा। ठीक है, यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके इतिहास लेखन में प्रवृत्तियों का विश्लेषण, काल परिस्थितियों की चर्चा और समाज जीवन का प्रभाव प्रमुख दिखता है भाई। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को श्रवण युग किसने कहा है? तो किसने कहा है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, आचार्य नगेंद्र? तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का श्रवण युग कहा है भाई। ठीक है, उन्होंने भक्ति काल को इसलिए श्रेष्ठ माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को इसलिए श्रेष्ठ माना क्योंकि इस युग में साहित्य जनता के करीब आया और लोक भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाएं हुई थी। ठीक है, नैतिकता, मानवता, समानता और भक्ति भाव का व्यापक प्रसार हुआ। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे महान कवियों ने हिंदी को उच्च साहित्यिक गरिमा दी। इस युग ने समाज को भी दिशा दी, इसलिए श्रवण युग कहा जाता है भी भक्ति काल को। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को श्रवण युग कहा है।
पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, केशवदास, जायसी या तुलसी? तो भी पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई जी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है ये पृथ्वीराज चौहान की वीरता, युद्धों और जीवन प्रसंगों का वर्णन करता है भी पृथ्वीराज रासो भी। ठीक है। और जो पृथ्वीराज रासो है इसको वीर गाथा परंपरा से जोड़ा जाता है। केशवदास क्या है? ये रीतिकाल के कवि है। जायसी क्या है? सूफी काव्य है। तुलसीदास क्या है? राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं वे। अगला क्वेश्चन, आदिकाल की दूसरी प्रमुख धारा कौन सी थी? तो आदिकाल की दूसरी प्रमुख धारा कौन सी थी भाई? भक्ति काल, श्रृंगार काल, सिद्धनाथ काव्य या प्रगति धारा? तो भाई आदिकाल की दूसरी प्रमुख धारा सिद्धनाथ काव्य था। सही आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो आदिकाल है इसमें वीर गाथा के साथ, किसके साथ? वीर गाथा के साथ, वीर गाथा के साथ दूसरी प्रमुख धारा सिद्धनाथ काव्य मानी जाती है। सिद्ध और नाथ पंथ के कवियों ने योग, साधना, वैराग्य, आत्मानुशासन और रहस्य भाव से जुड़ी रचनाएं दी है। ये साहित्य था भाई, लोक भाषा में था। ठीक है। जीवन के आध्यात्मिक साधना। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो अभी हमने देखा है कौन है भाई, तुलसीदास जी रहेंगे। ठीक है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ द्वारा राम कथा को, किसको? राम कथा को लोक भाषा अवधि में प्रस्तुत किया है। ठीक है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधि है भाई। ठीक है। अवधि का आदर्श जीवन, धर्म, नीति और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। और जो सूरदास जी है ये कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि है। कबीर निर्गुण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि रहेंगे। जायसी सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि रहेंगे वे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में है? अभी मैंने ऊपर बता दिया है, अवधी भाषा में है भी। ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी है। ठीक है। 7 इसमें कांड है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य का सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा? जो सूफी काव्य इसका सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, सूरसागर, पद्मावती या बीजक? तो भाई रामचरितमानस तो तुलसीदास जी का है, सूरसागर सूरदास जी का है, बीजक कबीरदास जी का है, पद्मावत ये सूफी काव्य का सर्वोत्तम प्रमुख ग्रंथ माना जाता है पद्मावत। और इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ठीक है। और ये अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत, ध्यान रखना है। और जो सूफी काव्य है इसमें प्रेम मार्ग, सूफी काव्य में क्या है? जो प्रेम मार्ग है ये प्रधान होता है। और जो सांसारिक प्रेम को ईश्वर प्रेम का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है भाई, ये भी ध्यान रखना है। पद्मावत में पद्मनी और रतन सेन की कथा के माध्यम से प्रेम, त्याग, व्यय, समर्पण और आध्यात्मिक संकेत उभरते हैं भी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रीति काल में काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो रीति काल है इसमें काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधार, ईश्वर भक्ति, काव्य शास्त्र प्रदर्शन या राष्ट्र प्रेम? तो रीति काल में भी काव्य का मुख्य उद्देश्य था काव्य शास्त्र प्रदर्शन। क्या था? काव्य शास्त्र प्रदर्शन था। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो रीति काल था भाई इसमें भी कवियों ने अलंकार, रस, नायक नायिका भेद, छंद आदि शास्त्रीय नियमों के अनुसार रचना कौशल दिखाए थे। श्रृंगार रस की प्रधानता रही थी भाई रीति काल में। किसकी? श्रृंगार रस थी, ध्यान रखना है। और सौंदर्य वर्णन, नायिका भेद, शिल्प सज्जा पर विशेष जोर दिया जाता था रीति काल में काव्य पर। ठीक है, ये आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
केशवदास किस काल के कवि है? जो केशवदास है किस काल के कवि है? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल या रीति काल? तो केशवदास जो है ये रीति काल के प्रतिनिधि कवि है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और केशवदास ने भी काव्य शास्त्रीय नियमों के अनुरूप अलंकार रस, ठीक है, अलंकार रस, नायिका भेद आदि विषयों पर रचना की है। ठीक है, केशवदास जी की जो काव्य कृतियां है इनमें काव्य कौशल और शिल्प सज्जा स्पष्ट दिखाई देती है। रीति काल की प्रवृत्ति के अनुसार सौंदर्य वर्णन, श्रृंगार रस और काव्य नियमों का पालन, ठीक है, केशवदास के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भक्ति काल में तुलसी और सूर जैसे भक्ति कवि आते हैं। आदिकाल वीर गाथा काल और सिद्धनाथ से जुड़ा हुआ है। आधुनिक काल छायावाद, प्रगतिवाद आदि से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का समय माना जाता है। तो भारतेंदु युग का समय क्या माना जाता है? 1700 से 1850, 1850 से 1900, 1900 से 1920 या 1920 से 1947। तो अभी 1850 से 1900 ईस्वी भारतेंदु युग का समय माना जाता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। का आरंभिक चरण था भारतेंदु युग वही, ठीक है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में नाटक, पत्रकारिता, निबंध और आधुनिक गद्य का विकास हुआ। ठीक है, भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, शिक्षा, अंधविश्वास, विरोध और पराधीनता जैसे विषय प्रमुख बने रहे थे। ठीक है, भारतेंदु युग में भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली को साहित्यिक मंच मिला था। ठीक है, और जो भारतेंदु युग है इससे पहले रीति काल का प्रभाव था और इसके बाद द्विवेदी युग आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी समय 1850 से 1900 मानी गई है भाई। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया है। किसका? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इसके द्वारा हिंदी भाषा को शुद्ध, मानक और व्यवस्थित रूप देने में बड़ा योगदान दिया है भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, द्विवेदी युग में साहित्य का उद्देश्य क्या था? समाज सुधार था, राष्ट्रीय चेतना और व्यवहारिकता रहा है। ये आपको ध्यान रखिए। द्विवेदी युग को सुधारवाद का युग भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा परिष्कार, विचार प्रधान लेखन, तर्कशीलता और नैतिक चेतना को बढ़ावा दिया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल क्या है? इतिहासकार, आलोचक है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। भारतेंदु क्या है? भारतेंदु युग के कवि रहेंगे, यानी भारतेंदु युग के प्रवर्तक है भारतेंदु। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो कामायनी, उर्वशी, आशु या साकेत? तो भाई छायावाद का आरंभ आशु, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, इससे माना जाता है। इससे आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और जो प्रमुख विशेषता है भाई क्या, कौन कौन सी? व्यक्तिगत वेदना, भाव गहराई, आत्मानुभूति और गीतात्मकता, ये छायावाद की क्या है? विशेषता है भी, प्रमुख विशेषता है। और जो आंसू रचना में हमें देखने को मिली है। छायावाद का केंद्र व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति, व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति, प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग और रहस्य भाव रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महारचना है, उसे भी छायावाद के परिपक्व
चरण का शिखर माना जाता है कामायनी को। ठीक है, जो साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और उर्वशी दिनकर जी की रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रगतिवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था भाई? आत्मानुभूति, सामाजिक परिवर्तन, प्रकृति चित्रण या रहस्यवाद? तो भाई प्रगतिवाद का मुख्य लक्ष्य था सामाजिक परिवर्तन। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवा सदन उपन्यास किसका है? तो भाई प्रेमचंद्र का, यशपाल का, जितेंद्र का या आज्ञे का है? तो भाई सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद्र जी का रहेगा। सी अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, सेवा सदन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का है। इसमें समाज की कृतियां, स्त्री जीवन, नैतिकता, सुधार और सामाजिक दबाव का चित्रण देखने को मिला है सेवा सदन उपन्यास में। जो प्रेमचंद्र जी है ये यथार्थवादी दृष्टि से भारतीय समाज की समस्याओं को प्रस्तुत किया और साहित्य को सामाजिक सरोकार से जोड़ा। ठीक है, जो सेवा सदन इनका उपन्यास है विशेष रूप से स्त्री की स्थिति, समाज की दृष्टि और सुधार की आवश्यकता सामने आती है। ध्यान रखना। ठीक है, यशपाल जो है प्रगतिवादी लेखक है, जनेंद्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है और आज्ञे प्रयोगवादी धारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का भाई पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।